हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज है 15 मई। 15 मई की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का कोड देख लेते हैं, जो कि है सपनों और सफलताओं के बीच की दूरी का नाम अनुशासन है। मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अनुशासन में रह के ही आप क्या कर सकते हैं, अपने सफलता को यानी कि सपनों को पा सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण दिवस और थीम की, जो कि हमने अभी तक की 14 मई तक की हमने कंप्लीट दिवस और थीम देख लिया है। तो आज है 15 मई, तो 15 मई को देखेंगे। तो आज बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इसकी थीम है इस बार की परिवार और जलवायु परिवर्तन। दूसरा है राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, नेशनल एंडाजन स्पीसीज डे। ये मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, जो कि 15 मई को होने वाला है आज के दिन। थीम इस बार की है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को यहाँ पे बचाना। तो चलिए क्लास करते हैं आज की स्टार्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत किस जिले में राज्य के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को मंजूरी दी है? तो ये दी है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। राज्य सरकार ने उधम सिंह नगर के जलाशय में उत्तराखंड के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को मंजूरी यहाँ पर दी है। इसका लक्ष्य हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार यहाँ प्रदान करना है। तो बात करेंगे सौर ऊर्जा या स्वरोजगार की। तो मुख्यमंत्री और सौर स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं और प्रवासियों को स्वरोजगार देना मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। उधम सिंह नगर की बात करें तो इसको उत्तराखंड का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और मोढेरा यानी कि गुजरात की बात करें तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित यहाँ पे गांव बन चुका है मोढेरा, ठीक, जो कि गुजरात में है। ओंकारेश्वर बांध की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क का निर्माणाधीन यहाँ पे चल रहा है। और आईएसए की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड के किस ऐतिहासिक स्थल को हाल ही में राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए एएसआई को यहाँ पे प्रस्ताव भेजा गया है? तो ये भेजा गया है कत्यूर घाटी के प्राचीन स्मारक। बात करेंगे उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने अल्मोड़ा और बागेश्वर के समीप क्षेत्रों में स्थित कत्यूर कालीन स्मारकों को संरक्षण के लिए ये कदम उठाया है। कत्यूर राजवंश उत्तराखंड राज्य के मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है। आप इंडियन उत्तराखंड की हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बात करेंगे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की, तो कत्यूर राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना है। राजधानी की बात करें तो प्रथम राजधानी यहाँ पे जोशीमठ है, बाद में कत्यूर घाटी जो कि बैजनाथ में स्थानांतरित हो गई थी। एएसआई की बात करें तो स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा यहाँ पे की गई थी एएसआई की स्थापना। जागेश्वर मंदिर समूह की बात करें तो इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। और विश्व धरोहर की बात करें तो नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी यूनेस्को की सूची में यहाँ पे शामिल है। इसी क्रम में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है? तो ये है अंकिता ध्यानी, ऑप्शन नंबर ए। पौड़ी गढ़वाल की है अंकिता ध्यानी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का मान बढ़ाते हुए स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है। अंकिता को उड़न परी के नाम से भी स्थानीय स्तर पर पहचान यहाँ पे मिल रही है। बात करेंगे एथलेटिक्स और व्यक्तित्व की, तो अंकिता ध्यानी इनका संबंध उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है। और एशियाई एथलेटिक्स संघ की बात करें तो इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है। पीटी उषा की बात करें तो पयोली एक्सप्रेस और वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता यहाँ पे पीटी उषा द्वारा की गई। बात करेंगे 5000 मीटर दौड़ की, तो ये ट्रैक इवेंट्स की सबसे लंबी दौड़ की श्रेणी में आती है। और खेल रत्न की बात करें तो खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में जारी उत्तराखंड जिला विकास सूचकांक 2026 में शिक्षा और स्वास्थ्य के मानकों पर कौन सा जिला यहाँ पर शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे देहरादून ने बुनियादी ढांचे और साक्षरता दर में उच्च प्रदर्शन के कारण प्रथम स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। इसके बाद नैनीताल और चमोली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। बात करें अगले यहाँ पे जिला विकास और सूचकांक की, तो यहाँ पे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। भारत में बहुआयामी गरीबी और एसडीजी सूचकांक यहाँ पे जारी किया जाता है। देहरादून की बात करें तो 1817 में गठन और उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी यहाँ पे जाना जाता है। साक्षरता दर की बात करें तो उत्तराखंड की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 78.82% यहाँ पर रही है। और केरल की बात करें तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। इसी क्रम में बात करें सीएम डैशबोर्ड दर्पण की, तो योजना की निगरानी और जिलों की रैंकिंग हेतु उपयोग किया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, S&P ग्लोबल के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी रहने वाली है? तो ये रहने वाली है 6.6%। रेटिंग एजेंसी S&P
ग्लोबल ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2027 में 6.6 की दर से बढ़ेगी, जो वैश्विक स्तर पर एक मजबूत स्थिति है। बात करेंगे अर्थव्यवस्था और जीडीपी की, तो यहाँ पे जीडीपी क्या है, देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का यह कुल मूल्य होता है। एस एंड पी की बात करें ग्लोबल की, तो ये अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो वित्तीय वर्ष बाजार का विश्लेषण यहाँ पे करती है। और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत वर्तमान में विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। आर्थिक संकेत की बात करें तो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा बजट के यहाँ पे महत्वपूर्ण अंग हैं। और सीएसओ की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यहाँ पे करता है, सीएसओ। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है? तो ये चुना गया है कुलजीत और कौर मरहास। यहाँ पे कुलजीत कौर मरहास रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी गई है। ये पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। ये सम्मान उनके विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। विज्ञान और सम्मान की बात करें तो रॉयल सोसाइटी लंदन में दुनिया की सबसे पुरानी वैज्ञानिक एकेडमी है। स्थापना इसकी 1660 में हुई थी। रॉकेट वुमेन की बात करें तो रितु करिधाल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गगनदीप कंग की बात करें तो 2019 में रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली प्रमुख वैज्ञानिक थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है सी.वी. रमन की याद में। और भटनागर पुरस्कार की बात करें तो भारत में विज्ञान क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार भटनागर पुरस्कार है। बात करेंगे इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन, वन केस वन डाटा पहल और एआई चैटबॉट सुहाय, ठीक है, एआई चैटबॉट सुहाय है, किसके द्वारा लॉन्च यहाँ पे किया गया है? तो ये किया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सूर्यकांत। इन्होंने न्यायिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीक रूप से सक्षम बनाने के लिए वन केस वन डेटा का और एआई चैटबॉट जो है सुहाय, इसको पेश किया है। ठीक है, तो सुहाय एआई चैटबॉट है, ये इंपोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला, तो यहाँ पे बात कर लेंगे न्यायपालिका और एआई तकनीक की। तो मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं वह 50वें, और कौन है? सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़। इसी क्रम में सुहास की बात करें, सुहाय के, तो न्यायिक दस्तावेजों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हेतु एआई सॉफ्टवेयर है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों से संबंधित 124 अनुच्छेद है। और वहीं पर 214 की बात करें तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित है। पेपरलेस हाईकोर्ट की बात करें तो केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। डिजिटल पोर्टल की बात करें तो फास्टर और सुपेस सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल पहले यहाँ पे हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, झारखंड के हजारीबाग जिले ने हाल ही में किस क्षेत्र में देश का पहला क्लस्टर विकसित यहाँ पे किया है? तो ये किया है मोती पालन। झारखंड का हजारीबाग अब देश के पहले मोती पालन क्लस्टर के रूप में उभरा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तकनीकी का विस्तार यहाँ पे होगा। तो बात करेंगे कृषि और नवाचार की, मोती पालन की, तो यहाँ पे पर्ल फार्मिंग, पिंक टाटा प्रजाति के सीप का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, पिंक टाडा, ठीक है, पिंक टाडा। नीली क्रांति की बात करें तो इसका संबंध मत्स्य पालन से और जलीय कृषि से है। हजारीबाग की बात करें तो इसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। सीआईएफए की बात करें तो भुवनेश्वर स्थित संस्थान जो मोती पालन का प्रशिक्षण यहाँ पे देता है। और रजत क्रांति की बात करें तो अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का संबंध किस नौसैनिक पोत से है? तो ये है आईएनएस त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे समुद्र प्रदक्षिणा अभियान के तहत आईएनएस त्रिवेणी ने अपनी महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की है, जो भारत की समुद्री शक्ति और साहसिक अभियानों के प्रति यहाँ पे प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बात कर लेंगे नौसेना और समुद्र शक्ति की, तो यहाँ पे समुद्र प्रदक्षिणा महिला अधिकारियों द्वारा समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने का मिशन ये है समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, आईएनएसवी तारिणी की बात करें तो 2017 में ऐतिहासिक नाविका सागर पारिक अभियान पूरा किया था। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख अभी हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वर्तमान में प्रमुख हैं नौसेना के हैं। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत ये है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ईशांक सिंह जिन्होंने हाल ही में पाक जल डमरू को मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पाक किया, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये है झारखंड राज्य से संबंधित। झारखंड के तैराक हैं ईशांक सिंह। इन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थित पाक जल डमरू है इसको रिकॉर्ड समय में पार कर एक नया रिकॉर्ड या नया कीर्तिमान स्थापित यहाँ पे किया है। बात करें इनकी तो खेल और भूगोल की, तो यहाँ पे पाक जल डमरू भारत और तमिलनाडु श्रीलंका के बीच स्थित है। पता चलिए आपको मिहिर सेन जो कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय थे 1958 में। और आरती शाह की बात करें तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। राम सेतु की बात करें तो इसे आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और साजन प्रकाश की बात करें तो तैराकी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं। बात करें इसी क्रम में अगला क्वेश्चन,
कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, इसके तहत भारत सरकार ने निर्माण कार्यों पर कितने प्रतिशत वेलफेयर सेस अधिसूचित यहाँ पे किया है? तो ये क्या है? 1% वेलफेयर सेस। केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के तहत भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों पर 1% का कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस यहाँ पे लागू करने की अधिसूचना यहाँ पे जारी की है। बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा और श्रम की, तो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सुरक्षा यहाँ पे प्रदान करता है। सेस की बात करें तो कर पर कर है जो विशिष्ट उद्देश्य हेतु लगाया जाता है, सेस इसको बोलते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स। ई श्रम पोर्टल की बात करें तो असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस यहाँ पे तैयार करने हेतु शुरू किया है ई श्रम पोर्टल। और श्रम लेबर की बात करें तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय यह है। भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूची हैं, ठीक है, 3 सूची हैं। एक है राज्य सूची, एक है केंद्र सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है ये समवर्ती सूची। तो बात करेंगे आईएलओ, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 12वां 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी ने। झारखंड की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16वीं सब जूनियर चैंपियनशिप का खिताब यहाँ पे अपने नाम किया है, जो राज्य के खेल में प्रतिभा को दर्शाता है। हॉकी की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक यहाँ पे जीता था। झारखंड की बात करें तो भारतीय हॉकी महिला की नर्सरी यहाँ पे कहा जाता है इसको, झारखंड को। और निक्की प्रधान की बात करें तो झारखंड की से निकली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है निक्की प्रधान। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इनके जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पे मनाते हैं। कुआलालंपुर की बात करें तो एशियाई हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्थित कुआलालंपुर में है। इसकी बात करें अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित किस झील को हाल ही में देश की 99वें रामसर साइट यहाँ पर घोषित किया है? तो ये किया है शेखा झील। अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यहाँ पे घोषित किया है। ये उत्तर प्रदेश की 12वीं और देश की 99वीं रामसर साइट यहाँ पे बन चुकी है। बात करें आर्द्र भूमि की, तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हस्ताक्षरित संधि हुई थी। रामसर साइट्स की बात करें तो भारत में कुल 85 से 99 के करीब रामसर साइट यहाँ पे पहुंच रही है। और तमिलनाडु की बात करें तो भारत का सर्वाधिक रामसर साइट जो कि 22 यहाँ पर रामसर साइट है राज्य तमिलनाडु में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो भारत के सबसे बड़े रामसर साइट ये है। बात करेंगे इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य बना हुआ? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने समुद्री मछली उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही तमिलनाडु 20 रामसर साइट के साथ देश में पहले स्थान पर भी है। बात करेंगे मत्स्य पालन और सांख्यिकी, तो मत्स्य संपदा योजना मछली उत्पादन और निर्यात में वृद्धि का लक्ष्य यहाँ पर रखता है। तटरेखा की बात करें तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा तमिलनाडु भी प्रमुख तटीय रेखा में शामिल है। और तूथीकुड़ी की बात करें तो तमिलनाडु का जिला है जो मछली पकड़ने हेतु प्रसिद्ध है। मछली उत्पादन की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पे है। शीर्ष राज्य की बात करें तो रामसर साइट्स में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है, आप सभी को बता दिया है। बात करेंगे 15वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन सा बना हुआ है? तो ये है नेपाल। नेपाल आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 26वां देश यहाँ पे बन गया है। ये गठबंधन 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा सुरक्षित किया गया है। बिल्ली आप सभी को पता है, IBCA यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में 7 बिग कैट्स के संरक्षण के हेतु लॉन्च किया था। इसमें टाइगर फोकस में रहता है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू थी। और जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी आप कमेंट में कर सकते हैं। 7 प्रजातियों की बात करें तो इसमें है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता और जैगुआर और प्यूमा। तो ये 7 प्रजातियां हैं, इनको भी बोलते हैं बिग कैट्स। टाइगर स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ट्रांस बाउंड्री की बात करें तो नेपाल और भारत बाघ संरक्षण हेतु यहाँ पे सहयोग करते हैं। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, हाल ही में सुर्खियों में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो यह है निकोबार द्वीप समूह पर। निकोबार द्वीप समूह पर गलातिया बे वर्तमान में ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण चर्चा में है। यहाँ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग टर्मिनल बनाने की योजना चल रही है। तो बात करें द्वीप और रणनीतिक महत्व की, तो ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में। बात करें 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। गलातिया बे की बात करें तो लेदर बैक कच्छों का महत्वपूर्ण घोंसला स्थल ये है। सैडल पीक की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। प्रमुख जनजातियां यहाँ की हैं सोम्पेन और निकोबारी, यहाँ के मूल निवासी हैं। बात करेंगे कल के क्वेश्चन की, तो ये था 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस उद्देश्य से की थी? तो ये था नमक कानून तोड़ने के लिए था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी।
गांधी जी ने नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार और कर के खिलाफ साबरमती से दांडी तक यात्रा करके नमक कानून बनाकर नमक कानून सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। और आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी नदी वी यानी कि वी आकार की घाटी बनाती है और भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है? तो चार ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपनी तैयारी को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 15 मई की करंट अफेयर। तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।